हेलो शन। तो इस समय आपको ब्रिटिशस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ और इस समय ये भी बताऊँगा कि किसी बच्चे ने पूछी थी बेसिकली कि कंडक्टर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है फिर भी उसमें करंट क्यों फ्लो करने लगता है, क्या है इसका मतलब बताइए। तो चलो मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे अगर आप ब्रिटिशस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताने के पहले मैं उस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक रजिस्टर लगाया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका EMF E है। कोई पूछे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इस I की वैल्यू कुछ और नहीं, EMF इस सर्किट का EMF E डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R, दिस इज आंसर। इतना करंट फ्लो करेगा। तो अब कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताओ, रजिस्टर तो यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल है, तो फिर इससे क्यों करंट फ्लो कर रहा है, जबकि यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है। कंडक्टर है, क्योंकि वो कंडक्टर वायर है, तो कंडक्टर वायर है तो उस पर क्यों करंट फ्लो कर रहा है। तो बताता हूँ कैसे। जो क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 मान लो, V1 V2, और इसके बीच में रेजिस्टेंस को आप X मान लो। बाद में इस X को क्या करोगे, आप अप्रोचिंग जीरो करोगे, क्योंकि कंडक्टर पे क्या होता है कि पोटेंशियल इससे जो करंट फ्लो करेगा, अभी समझाता हूँ उसके बाद। करंट I इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल V1 इसका V2, क्या लिखोगे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई X लिख लोगे। अब कंडक्टर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल आप बोलते इक्वल है, तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, तब तो वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन एक चीज़ और होता है, ये तो वैल्यू जीरो हुई तो X कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी तो जीरो होता है, तो ऊपर जीरो नीचे जीरो। थोड़ा सा अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, बताता हूँ। एक्चुअल में इस कंडक्टर पे इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट अंडरलाइन है, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। होता क्या है कि V1 V2 से बहुत ही स्मॉल अमाउंट के बराबर ज़्यादा होता है, डिफरेंशियल वोल्टेज के बराबर ज़्यादा होता है। मतलब V1 माइनस V2 इज अप्रोचिंग जीरो, मतलब V1 का पोटेंशियल V2 से जस्ट इस तरीके से लिख सकते हो, V2 प्लस dV, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ज़्यादा होता है, अप्रोचिंग जीरो। इसका मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट जीरो ना होके अप्रोचिंग जीरो आएगा, डिवाइड बाई। और कंडक्टर की खासियत होती है, रेजिस्टेंस भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, वो भी अप्रोचिंग जीरो होता है। इसका मतलब X जो है वो भी अप्रोचिंग जीरो है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0/0। बट ए भी अप्रोचिंग जीरो है, अप्रोचिंग जीरो हो गया, तो ये तो इनडिटरमिनेट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल लॉ मैथमेटिक्स में लिमिट का, कि 0/0 इनडिटरमिनेट वैल्यू है। तो हो सकता है कि इसका रेशियो एक वैल्यू आ जाए, तो इस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ और नहीं आएगी, ये E/R आएगी इसके बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के जो पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। उस हल्के से डिफरेंस की वजह से, चूँकि रेजिस्टेंस भी अप्रोचिंग जीरो होता है, तो रेजिस्टेंस जीरो अप्रोच कर रहा होता है और ये जीरो अप्रोच कर रहा होता है, ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से एक वैल्यू आ जाती है, और हम कहते हैं कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इस V1 और इस V2 का पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो X एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, अप्रोचिंग जीरो होता है। तो अगर ये एग्जैक्ट जीरो हो जाए और ये अप्रोचिंग जीरो है, तो करंट क्या आ जाएगा, जीरो, तब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर कंडक्टर के 2 पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो हो जाए, देन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर विल बी जीरो। और अगर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो उससे करंट फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम है। अब ये इसके बाद हम आते हैं किस पे, ब्रिटिशस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो देखो इसमें क्या होता है। अब यहाँ पे एक स्पेशल टर्म से है, देखिए कि
हिटस्टोन ब्रिज में कहता है कि इस R1 R2 इस R3 R4 में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है, जिसके वजह से आप बोलते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 ये एग्जैक्टली इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल एग्जैक्टली V हो जाता है, एग्जैक्टली V उस पर्टिकुलर रिलेशन में। और अगर एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो इसमें अगर रजिस्टर रखोगे तो उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, और रजिस्टर नहीं कंडक्टर रखोगे तभी भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट पोटेंशियल इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके जगह पे मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से, R1 R3 R2 R4 ऐसे दिखा दिया, और इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा दोगे ना, वायर, तो भी इससे करंट क्या दिखाओगे, जीरो। व्हिटस्टोन ब्रिज में खासियत होती है कि इनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन अगर आ जाता है तो ये जो बीच का रजिस्टर है, ये रजिस्टर हो या कंडक्टर हो या बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दो जो करंट मेजर करता है, जैसे गैल्वेनोमीटर लगा दो या अमीटर लगा दो, तो उससे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम इस्टेब्लिश करेंगे उस रिलेशन को। तो देखिए, मान लीजिए इसका पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, इसका पोटेंशियल मैंने V2 मान लिया, इसमें करंट मैंने I1 मान लिया। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मान के चल रहा हूँ इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या रिलेशन है ये तो निकालना है। बात है कि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो पता कर लो कि इनमें क्या रिलेशन है। तो अगर वो रिलेशन हुआ तो मैं कहूँगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, वाइस वर्सा। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I1 फ्लो करेगा, क्योंकि इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे नहीं करेगा। फिर इसमें करंट सपोज करो I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इससे करंट फ्लो नहीं करवाना है, ये वाला करंट ऐसे जाएगा, ये वाला करंट ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू I इंटू R। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V। तो V1 माइनस V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V2 एंड दिस इज इक्वल्स टू I1 इंटू R3। V माइनस V2 इक्वल्स टू I1 इंटू R3। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, I1 से I1 कटेगा, इससे आएगा V1 माइनस V डिवाइड बाई V माइनस V2 इज इक्वल्स टू R1 अपान R3। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ये V1 ये V है, तो V1 माइनस V इज इक्वल्स टू करंट I इंटू R2, I2 इंटू R2। फिर यहाँ पे लिखेंगे V माइनस V2 दिस इज करंट I2 इंटू R4। इसके से डिवाइड कर दीजिए, तो V1 माइनस V माइनस V2 इक्वल्स टू R2 अपान R4। देखिए तो ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब कि ये इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर कर दो, इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि R1 अपान R3 इज इक्वल टू R2 अपान R4। R1 अपान R3 इक्वल्स टू R2 अपान R4, या इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो R1 बाई R2, इसके इधर भेजिए R3 अपान R4। तो R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4। यही क्या है, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है कि अगर इन रेजिस्टेंस का रेशियो अगर आपस में इक्वल होता है, ठीक है, तो इसके बीच में जो रजिस्टर है उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि उसके टर्मिनल का पोटेंशियल एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी वायर हो, वट एवर रजिस्टर, वट एवर कंडक्टर, वट एवर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड वायर, वट एवर अमीटर कनेक्टेड वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट या दैट वायर विल बी जीरो। ओके, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इस डायग्राम को बना लीजिए अब याद करने के लिए, क्योंकि हमें इस डायग्राम को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस है सर, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, और इसमें करंट दिखाइए क्या, I नॉट दिखा दीजिए, इससे भी I नॉट दिखा दीजिए, और लिखिए इसमें इफ़ इस डायग्राम को बनाने के बाद ये I1 I2 भी हटा दीजिए, क्योंकि इस डायग्राम को आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि व्हिटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है ऐसे। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाने के बाद
दोनों एक ही डायग्राम है, इसको अनुवाद आप ऐसे लिखेंगे कि इफ़ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अगर ऐसा होल्ड कर रहा है देन करंट I0 इज 0, I0 इज 0। इसे आपको ध्यान रखना। दिस इज द व्हिटिस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कि अगर इसका रेशियो आपस में बराबर है, इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो जो बीच का वायर में करंट I0 फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगी। गॉट इट? तो आप समझ गए। इस डायग्राम को आप याद रखें कि अगर ऐसा है तो ये व्हिटिस्टोन ब्रिज है। इसी तरीके से कुछ और डायग्राम व्हिटिस्टोन ब्रिज के होते हैं, उस पैटर्न को भी आप यहाँ पे ध्यान रखे रहेंगे, फिर हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड डायग्राम जो आपको याद रखना है व्हिटिस्टोन ब्रिज में वो इस तरीके से है। ठीक है, देखिए देखिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है और ये रेजिस्टेंस R5 है जिसमें करंट I0 फ्लो कर रहा है। इसमें देखिए क्या, अगर ऐसा कहीं भी डायग्राम आपके सामने बना हो और ऐसा लिखा हो R2/R1, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो, तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ऐसा आया R4/R3 रेशियो बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि इस वायर से, बीच वाले वायर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। दिस मीन्स I0 इज 0। ये भी व्हिटिस्टोन ब्रिज ही है। ये ध्यान रखना कि ऐसा कहीं भी डायग्राम दिखता है तो इसका रेशियो इक्वल है, कहेंगे बीच से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तीसरा जो डायग्राम है जो आपको याद रखना है, ये इस तरीके से को दिख रहा है नहीं, तो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटाता हूँ, इस डायग्राम को बनाऊंगा। थर्ड डायग्राम मैं अभी बनाता हूँ इधर। देखिए इस तरीके से डायग्राम है। इसमें क्या है कि इसका रेशियो R1/R2 का रेशियो इज इक्वल टू इधर R3/R4 का रेशियो अगर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब I0 0 होगा। ये भी व्हिटिस्टोन ब्रिज का एक पार्ट है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका रेशियो बराबर है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। अब ये व्हिटिस्टोन जैसा कैसे है ये समझना, देखो कैसे समझ सकते हो। इस वाले ब्रांच को खींच के इधर कर दो, इसको खींच के इधर कर दो, इधर से उठाओ, ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीच वाले को तो ऐसे ही रहने दो R5 को, और ये R3 को ऐसे रहने दो और R4 को आप ऐसे रहने दो। ये पॉइंट है ना, ऐसे खींच दो और इसको इधर खींच दो तो ऐसे बनेगा। R1 यहाँ पाएगा और डॉट इधर, ये वाला डॉट, फिर R2 ऐसे, और ये वाला लाइन है ना, इसको ऐसे खींच दो तो देखो बन गया व्हिटिस्टोन ब्रिज। इसका रेशियो बराबर है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो डायग्राम है, यही डायग्राम है एक्चुअल में। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखता है तो आप ध्यान रखना, ठीक है, कि भी एक व्हिटिस्टोन ब्रिज ही है कि इसका रेशियो इक्वल है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। और समझना है कि कैसे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हटा के मैंने इधर करके देखा तो मुझे क्लियर समझ में आया कि व्हिटिस्टोन ब्रिज है, ये कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, चलिए कुछ पार्ट और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं सीरीज व्हिटिस्टोन। देखिए इसमें सीरीज व्हिटिस्टोन ब्रिज बोला जाता है इसको। देखिए ऐसे रजिस्टर्स लगे हैं, ऐसे रजिस्टर्स, बीच में भी रजिस्टर्स हैं ऐसे। इसमें करंट I1, I2, I3, I4 मान लो। अगर इसमें ये कंडीशन होल्ड करता है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 इज इक्वल टू R5/R6 इज इक्वल टू R7/R8 इक्वल टू R9/R10, ये होल्ड कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो लगातार बराबर आ रहा है, ऐसे रेशियो बराबर आ रहे हैं, ऐसे बराबर आ रहा है। तो अगर ये बराबर आ रहा है
तो ये जो करंट I1, I2, I3, I4 है ये लगातार 0 आएंगे। तो अगर रेजिस्टेंस के रेशियो आपस में इक्वल जा रहा है यहाँ तक, ये सारा रेशियो इक्वल हो रहा है, तो ये करंट सब 0 होगा। तो आप चाहो इन रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा सकते हो, फिर ये पूरा सीरीज में और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब देखिए कुछ चीज़ और बताता हूँ। ये जो रेशियो ना कभी कभी अगर ऐसा होता है तो अगर मान लीजिए ये रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है बट इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे नॉट लग गया, तो फिर इसमें से कोई भी यूज़ नहीं होगा। ये नहीं कहना सर I1, I2, I3 0 हो गया, I4 0 ना, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई 0 नहीं होगा। कह नहीं सकते कि 0 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखो। मतलब ये लास्ट तक होल्ड होना चाहिए, कहीं भी एक जगह बीच में नहीं कटना चाहिए, एकदम लास्ट तक होल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन है पूरा, तभी जाके होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगा। इसी को बोलते हैं सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो देखिए पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर ऐसा है, ये वायर ऐसे निकला हुआ, ये वायर ऐसे निकला हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये सारे पैरेलल्स में ऐसे दिख रहा है। अगर इसका रेशियो देखते रहना, R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर हो, R5/R6 के बराबर हो, R7/R8 के बराबर हो। इसका रेशियो, इसका रेशियो टिल लास्ट तक अगर सब इक्वल जा रहा है तो जो बीच के वायर है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस मीन्स I1 = I2 = I3 = 0। इसको बोलते हैं पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। गॉट इट। तो हमने आपको 4 पैटर्न बता दिए व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम, ये 40 ओम, ये 50 ओम, ये 30 ओम, ये R है। कह रहा है इस कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो ताकि 50 ओम में कोई भी करंट फ्लो ना करे। फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट करंट इन 50 ओम रजिस्टर विल बी 0। देखो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे कोई करंट नहीं फ्लो करना है। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो, इस पूरे का इक्विवेलेंट का इसके साथ रेशियो इक्वल आ गया, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ये R और ये 30 पैरेलल है, इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, 30 × R / 30 + R। अब बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका रेशियो 10/20 = इसका रेशियो 30R/30 + R × 40। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। 4 किधर भेजिए, तो 4 इधर भेजेंगे, ये पूरा इधर भेज दो ना, तो 4 × 30 120 प्लस ये 2 से भी कट जाएगा ना, ये 2 आएगा। फिर ये क्या बनेगा 60R + 2R = 3R। देन R इज व्हाट 60 + 2R = 3R। तो R की वैल्यू क्या आएगी 60 ओम। हो गया आंसर। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो रजिस्टर को पैरा जोड़ा गया था उसकी वैल्यू अगर 60 ओम रहता है तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, इसको बोलते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या इनवर्स सिमेट्री। ये है, देखिए ये 10 ओम है, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और बीच में 10 ओम हो, ये 20 30, इससे कोई मतलब कुछ भी हो। इसमें रेशियो चेक करिए, 10/5 रेशियो 2 आएगा और 5/10 का रेशियो 1/2 आएगा। मतलब व्हीटस्टोन तो है नहीं क्योंकि बराबर आना चाहिए। 10/5 ये होल्ड ऐसे करना चाहिए व्हीटस्टोन के लिए, 10/5 = 5/10। ये कहाँ बराबर है, ये 2 है और ये क्या है 1/2। इक्वल कहाँ है, बट ये इन्वर्स है ना, इसी बोलते हैं इसको क्या, इन्वर्स सिमेट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कर दिया कनेक्ट। पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इसको V से रिप्रेजेंट कर दें, इसमें करंट I लिखाएंगे, इस
इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कुछ और नहीं होगा, V अपन I का रेशियो होगा। ठीक है, इन्वर्स सिमेट्री ये कहती है कि अगर ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल है और ये एग्जैक्टली इक्वल हो, तो सेम रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है। अगर इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I1 फ्लो करेगा, इसमें I2 फ्लो कर रहा है तो इसमें भी I2 फ्लो करेगा। इन्वर्स सिमेट्री कहती है इफ ये डायगोनल रेजिस्टेंस है, ये डायगोनल्स हैं, ये इफ डायगोनल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, लिखिए स्टेटमेंट, if diagonal resistances are equal then current in same resistor will be same। तो इसका हेल्प लेंगे, रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, ये एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। तो जो करंट इसमें वो करंट इसमें, जो इसमें वो इसमें, यही इन्वर्स सिमेट्री है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हो ये 10 हो, ये 5 और ये 6 हो गया, या 20 हो गया, तो तुम नहीं कह सकते हो कि सर इसका ये तो दोनों बराबर है तो इसमें बराबर होगा ना। ये तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों ही इक्वल हो, मतलब ये भी और ये भी, तो फिर इसका भी इक्वल होगा, इसका भी इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ ये दो इक्वल है बाकी ये इक्वल नहीं है, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि इसका इक्वल हो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्वर्स सिमेट्रिक मतलब डायगोनल दोनों, ये वाला भी एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इधर से करंट I निकाला, जब करंट इसमें आएगा तो इसमें मैंने I1 मान लिया, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I माइनस I1, करंट I आ रहा है, इसमें I1 चला गया, इसमें रिमेनिंग जाएगा I माइनस I1। अच्छा, इसमें करंट I1 जा रहा है ना, तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम करंट जाएगा I1, डायगोनल रेजिस्टेंस इक्वल है, करंट सेम जाता है बिकॉज ऑफ इन्वर्स सिमेट्री। इसमें I माइनस I1 है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, इट इज I माइनस I1, ये होल्ड करेगा, और ये I1 करंट और ये करंट मिल के इसमें कितने जाएंगे I, और ये करंट I होते हुए ऐसे I आ गया फ्लो करेगा। तो हमने इन्वर्स सिमेट्री लगा लिया, इसमें करंट I1 है तो इसमें भी I1 होगा, इसमें I माइनस I1 तो इसमें I माइनस I1 होगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर इधर से करंट I1 जा रहा है, इधर I माइनस I1 चला गया, तो कोई पूछे कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, बीच वाले इधर से करंट I1 आ रहा है, इसमें I माइनस I1 चला गया, इसमें कितना फ्लो करेगा, इसमें से ये घटा के आएगा। इधर से करंट I1 आ रहा है, इसमें कुछ चला गया, इसमें कितना जाएगा, इसमें से जो आ रहा है इसमें ये घटा दो, वो इसमें जाएगा, तो क्या करेंगे I1 में से ये घटा देते हैं। I1 से जब ये घटाओगे तो आएगा 2I1 माइनस I आ जाएगा। देखो I1 माइनस ये वाला करंट I माइनस I1, तो बनेगा I1 2I1 बनेगा माइनस I, ये करंट इसमें फ्लो करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, V अपन I का रेशियो तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक किरचॉफ लगाइए और एक किरचॉफ इसमें लगाइए, इसी से आंसर आ जाएगा। इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये और ये सिमेट्रिकल है, तो जो किरचॉफ इससे आएगा वही क्वेश्चन इससे भी आएगा। तो इसमें लगाएंगे तो इसमें नहीं लगाएंगे, और इसमें लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि V अपन I का रेशियो चाहिए। चलिए यूज़ करता हूँ, ऐसे मूव करें करंट के डायरेक्शन में, तो I1 × 10, तो 10I1, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा हूँ, तो करंट के डायरेक्शन जा रहा हूँ, करंट नीचे को, तो मैं भी नीचे को जा रहा हूँ, क्या लिखेंगे 2I1 माइनस I × 10, ऐसे, फिर ऐसे आ रहा हूँ, ये करंट के उल्टा जा रहा हूँ ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैं उल्टा जा रहा हूँ, लिखूँगा माइनस I माइनस I1 × रेजिस्टेंस क्या है 5 = 0। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ से क्या आएगा, ये 5 का टर्म है ना, 5 का टर्म इसको 2 बना देगा और इसे भी 2 बना देगा। अब यहाँ से आएगा 2I1 और ये मल्टीप्लाई करो अलग से 2I1 और ये 4I1, ये माइनस 2I और ये माइनस I, माइनस माइनस प्लस I1 = 0। अब देखिए कितने I1 है यहाँ पे, 4 2 6 1 7 I1, तो क्या लिखोगे 7I1 = 2 और ये 3 I, तो I1 बोल क्या आ गया 3/7I, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब किरचॉफ हम लोग इस बड़े रूप में लगाएंगे, तो इस बड़े रूप में लगाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस भी नेगेटिव को टच किया, प्लस ऐसे घूमते हुए तुम ऐसे आओगे तो करंट डायरेक्शन जा रहा हो, डायरेक्शन है, तो प्लस I माइनस I1 × 5, फिर करंट का डायरेक्शन जा रहा हो, डायरेक्शन है 10 × I1,
फिर घूम के आ गए 0। अब क्या करेंगे, इस b को उधर भेज दो, और ये 5i बनेगा माइनस 5i1, और ये 10i1 प्लस 10i1 इज इक्वल्स टू v। 5i1 ये मिला के प्लस 5i1 बन जाएगा इक्वल टू v। अब i1 उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो बनेगा 5i प्लस i1 जब यहाँ रखेंगे तो 15i/7 इक्वल्स टू v। ये 35 का 15 कितना होता है 50 आएगा ना, तो 50i/7 इक्वल्स टू v। तो यहाँ से मैं v/i का अगर रेशियो पूछूँ, v/i, तो ये दिख रहा है ना, इसको मैं और ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, v/i का रेशियो, और i इधर भेजिए, देगा 50/7। तो याद करो v/i का रेशियो ही R इक्विवेलेंट कहलाता है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन कितनी आ गई 50/7 ओम, एंड दिस इज आंसर्स। गॉट इट। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आप डायगोनल रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं और आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट, तो आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बेसिक तरीका है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसी बेस होकर एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम यही पैटर्न होता है, बट वो क्या करते हैं ऐसा बताता हूँ। देखिए HC वर्मा का क्वेश्चन, HC वर्मा क्वेश्चन इस तरीके से है। देखिए ऐसे बनाएगा, ये है 5 ओम, 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम। ये सपोज करो 5 ओम, इसको 5 नहीं, इसको आप 3 ओम बोल दीजिए, इसको आप 2 ओम बोल दीजिए, इसको 5 ओम, इसको भी मैंने 5 ओम बोल दिया। ऐसे एक डायग्राम बना देगा और इस तरीके से बना देगा, कहेगा कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। देखो अब ये तो समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है ना, कौन सीरीज कौन पर, बड़ा अजीब डायग्राम है, लेकिन इनवर्स सिमेट्री इसमें अप्लीकेबल है। कैसे? ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम, ये 10 ओम। ये देखो डायगोनल रेजिस्टेंस क्या एग्जैक्टली इक्वल है? तो अगर डायगोनल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल है तो इन में करंट एग्जैक्टली सेम फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ से करंट I फ्लो करवाते हो और इसमें अगर आप I1 दिखाते हो, तो इसमें भी एग्जैक्टली I1 फ्लो करेगा। तो इसमें कितना फ्लो करेगा? ये मान लो I2 फ्लो करेगा, लेट्स दिस इज I2। तो इसमें भी कितना फ्लो करेगा? I2 फ्लो करेगा, क्योंकि डायगोनल रेजिस्टेंस में करंट एग्जैक्टली सेम है। अब देखो अगर इधर से I1 आ रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा? I1 माइनस, देखिएगा इधर से I1 आ रहा है, इधर I2 चला गया, तो इसमें फ्लो करेगा I1 माइनस I2। एक चीज़ और देखिए, इधर से I2 आ रहा है, इधर I1 चला गया, तो इधर से कितना करंट आएगा? इसमें करंट अगर आप मान लेते हैं कि I1 माइनस I2 आ रहा है, इस करंट को इसमें जोड़िए, I1 माइनस I2 प्लस I2, तो I2 से माइनस I2 कट गया, बच गया I1 चला गया। इसका मतलब अगर इधर से I2 आ रहा है, इधर I1 जा रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो करना चाहिए? I1 माइनस I2। और देखो तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, क्या एग्जैक्टली वही करंट इस वाले में भी वायर फ्लो कर रहा है? अच्छा ये 5, ये 2 भी मान सकते हो, इसको ना तो आप 3 मान लो, और इसको 7 मान लो। पता है क्यों कह रहा हूँ? 5 मानो, तुम सोचोगे ऐसा तो नहीं सर आप 5 के लिए बोले, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 3 7 हो, ऐसे बनवा लिया। अब 10 जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये समझ आया कि ये करंट, इसका करंट और इसका करंट एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे जो ब्रांच लगाओ ना, ब्रांच क्या कर रहा है? बेकार है, बेकार है, हटा दो। मतलब इसका करंट सेम है, तो ये जो तार है, ये तार क्या कर रहा है? इस तार को उठा के ऊपर फेंक दो, यहाँ से इसे हटाओ, यहाँ से हटाओ, और इसको ऐसे बना के ऐसे कर दो, या इसी को खींच के ऊपर कर दो, तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब देखो ये 3 और 2 सीरीज में है, तो क्या आएगा? इक्विवेलेंट 5 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट 5 आएगा, और खींच के इसको बाहर कर दो ऐसे। अब एक बार देखना दो, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5, और ये दोनों सीरीज में, तो 10, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 10 बन गया।
ये तो वही वाला डायग्राम बन गया जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे कि 5 है, 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये बीच में 10 बनाया था। इसका मतलब है कि ये तो इन्वर्स सिमेट्री से सॉल्व किया जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप अलग से इन्वर्स सिमेट्री से निकाल लीजिए। और इन्वर्स सिमेट्री से पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 50/7, और ये पूरा इसके साथ क्या है पैरेलल। लगा दीजिए पैरेलल कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे 5 × 50/7 एंड होल डिवाइड बाई 5 + 50/7 आ गया आंसर। ये पूरे का इक्विवेलेंट निकाला, आ गया इतना, ये पूरा इसके साथ पैरेलल। लगा दिए पैरेलल कॉन्सेप्ट, R1 R2 upon R1 + R2 एंड दिस इज R इक्विवेलेंस। गॉट इट। तो व्हिटस्टोन, ये अनबैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज या इन्वर्स सिमेट्री इसको बोलते हैं, और क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके।